Hey guys, so welcome to my channel. This is Adrija, and today we are going to start discussing the NEET 2023 paper, the zoology section. This is the part one of the video. So let's go. So the first question given here is there are two statements यहाँ पे दिया हुआ है. तो इन दोनों statement में से we have to tell which of the following statements are true and which of them is false. So the first statement given is a protein is imagined as a line and the left end is represented by the first amino acid which is said to be C terminal and the right end is represented by the last amino acid which is said to be N terminal. So first sentence को consideration में लेते हुए सबसे पहले तो we know that protein को हम एक series of amino acids की तरह पढ़ते हैं. तो हम प्रोटीन को एज अ लाइन कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं. बट प्रोटीन का जो लेफ्ट वाला अमाइनो एसिड होता है जो सबसे पहले बनता है वो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है और राइट वाला अमाइनो एसिड जो होता है जो एंड में बनता है वो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है. सो दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज सी टर्मिनल, ये गलत बात है. एंड लास्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनल, ये भी गलत बात है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. द सेकेंड सेंटेंस विच इज गिवन इज दैट एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा टाइप एंड 2 बीटा टाइप. ये चीज बिल्कुल सही है कि जो एडल्ट ये बोला गया है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है. स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है कि 3 टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये फर्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, जिसमें से जो पहला टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक अल्फा चेन, ये होता है एक बीटा चेन सेकंड वाला, थर्ड वाला भी अगर हम बीटा चेन मान लेते हैं, लास्ट वाला होता है हमारा अल्फा चेन. सो वी कैन सी दैट यहाँ पे 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, राइट. देयर आर 2 अल्फा चेन्स एंड देयर आर 2 बीटा चेन्स एंड इन्हीं अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट आयरन मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे एक आयरन मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे एक आयरन मॉलिक्यूल होगा, आयरन मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा. और सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस आयरन मॉलिक्यूल का, एज वी ऑल नो, कि ऑक्सीजन कैरी करना होता है. सो ये ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करती है. टोटल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन है जो मिला के एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है. सो ये टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन है जो मिला के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है. ये सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर्स 1, 2, 3 और 4 ये सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर सब मिला के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है. सो हम कह सकते हैं दैट ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है. सो इसका आंसर जो होगा दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स इज हियर, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. सो ये हो गया हमारा आंसर. द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है बेसिकली उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है. एंड इफ अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, यहाँ पे क्लियरली ये स्टेटेड है कि अगर हम प्रोटीन को एज अ लाइन इमेजिन करते हैं, जो लेफ्ट एंड होता है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है और जो राइट एंड होता है वो लास्ट अमाइनो एसिड होता है. यहाँ पे फर्स्ट अमाइनो एसिड हमने बोला हुआ है कि एन टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है और सी टर्मिनल अमाइनो एसिड लास्ट वाला होता है. सो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर इसको हम लीनियर चेन की तरह मान लें, तो इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वन आफ्टर द अदर अमाइनो एसिड विच आर जॉइंट टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. इनको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड इज नथिंग बट अ CONH2 बॉन्ड होता है. CONH बॉन्ड होता है. CONH बॉन्ड होता है डिहाइड्रेशन बॉन्ड होता है. सो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड हो गया. आगे बढ़ते हैं कि दिस थ्रेड व्हेन इट इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स इट इज सिमिलर टू अ रिजॉल्विंग स्टेयरकेस. मतलब यही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसको हम आगे अगर फोल्ड करते हैं, ये आइदर एक रिवॉल्विंग स्टेयरकेस जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिक्स बोलते हैं, या फिर एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बीटा शीट्स बोलते हैं. अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स व्हिच इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सो ये जो हेलिक्स होता है ये जनरली राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट जो हेलिसेस होते हैं ये बिल्कुल राइट हैंडेड हेलिसेस होते हैं. एंड अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स व्हिच आर कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर का और दूसरा
फॉर्म होता है बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट जो होते हैं वो पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों तरीके की हो सकती है, जिसमें से जैसे राइट हैंडेड हेलिक्स ज्यादा प्रेफर्ड होता है एनवायरनमेंट में ड्यू टू लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस। सिमिलरली जो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है ये ज्यादा प्रेवलेंट होती है एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ द लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस। एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से। और भी कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बीटा टर्न्स बोलते हैं। बीटा टर्न्स भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट ये छोटे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं अनलाइक अल्फा शीट्स, अल्फा हेलिसेस एंड बीटा शीट्स। हाउएवर जो बीटा टर्न्स होते हैं जनरली जॉइनिंग ऑफ द अल्फा हेलिक्स और जॉइनिंग ऑफ द बीटा शीट्स। सो मूविंग ऑन, आगे जाके हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दिस लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। और यही जो हॉलो वुलन बॉल जैसे अपने आप में फोल्ड किया जाता है उसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमने इधर भी देखा कि इन्हीं चार स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं चारों स्ट्रक्चर को अगर हम ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपस में मतलब अपने में फोल्ड करके एक वुलन बॉल सा बना रहा है जो अंदर से हॉलो है, ठीक है। सो ये सारे के सारे सिंगल सिंगल टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब अपने ऊपर खुद को वीव कर लेता है, मतलब folds upon itself, इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड दिस गिव्स अस अ 3-dimensional व्यू ऑफ द प्रोटीन। अब इसमें जानना सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच गिव्स एनी प्रोटीन इट्स फंक्शनैलिटी। प्रोटीन की फंक्शनैलिटी उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर उसे देती है। फॉर एग्जाम्पल में हम मान सकते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो ये सारे के सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। अगर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को डीनेचर कर दिया जाए दैट मीन्स वो एंजाइम फिर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। एंड लास्ट स्ट्रक्चर हमारा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेसिकली जब टू और मोर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है जब टू और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, इनको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। सो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि the manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other is the architecture of a protein otherwise called the quaternary structure। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टू और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को मिला के एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हमने यहाँ पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था, ये चार 1 2 3 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर मिला के एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल। सो द एडल्ट हीमोग्लोबिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट 4 सब यूनिट्स जिसमें 2 अल्फा टाइप होते हैं और 2 बीटा टाइप सब यूनिट्स होते हैं। सो इसमें से एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम को भी देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सिंपली बोला द अमीनो एसिड्स जॉइंट थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो एक के बाद एक अमीनो एसिड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर जब कॉइल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसको हेलिक्स बोलते हैं। जब वो शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसको बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। यही कॉइल्स और हेलिक्स आपस में खुद ही में जब फोल्ड कर जाते हैं, मतलब खुद ही में एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद जब एक से दो से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलता है, जैसे यहाँ पे 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है 1 और 2, तो मिला के ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द थर्ड स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ द फाइलम। हमें पूछा है कि रेडियल सिमेट्री जो है वो कौन से फाइलम के एडल्ट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। सो लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस वन बाय वन। सबसे पहले तो हमें पता है कि रेडियल सिमेट्री 3 फाइलम में तो बिल्कुल प्रेजेंट होता है। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है सबसे पहले टीनोफोर्स में, दूसरा होता है सीलेंट्रेट्स में, और तीसरा होता है एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा में। सो इन तीनों में हमारे रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सो यहाँ से अगर हम एलिमिनेट करना चालू करें, यहाँ पे सीलेंट्रेटा में तो होता है, इकाइनोडर्मेटा में भी होता है, टीनोफोरा में भी होता है, नॉट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा हेमिकॉर्डेटा। और एनीवेज अगर हम एनसीईआरटी में देखें, हेमिकॉर्डेटा जो होता है बेसिकली बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, राइट। बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्यों होता है? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा को हम एक ही एक्सिस में से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं।
ठीक है, रेडियली में इसे डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज अ प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ ट्रंक, राइट। सो ऑल्सो यहाँ पे सिमेट्री वाले सेक्शन में एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो रेडियल सिमेट्री होती है वो तीन ही काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होती है, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इकाइनोडर्म के एडल्ट्स में होता है रेडियल सिमेट्री। जरूरी नहीं है कि सारे लार्वल फॉर्म्स में भी हों। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन सब में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स दिया हुआ है, नॉन प्राइमेट मैमल्स द साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड द ईस्ट्रस साइकिल। सो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो नॉन प्राइमेट मैमल्स में होता है। ये जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं इसका एग्जाम्पल हो सकता है काउ, ठीक है। और ये जो ईस्टर साइकिल होता है ये बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कॉपुलेशन के लिए प्रिपेयर करता है rather than implantation. It prepares the female reproductive tract for copulation, right? दूसरा जो menstrual cycle होता है, जो menstrual cycle होता है वो बेसिकली होता है प्राइमेट मैमल्स में। प्राइमेट मैमल्स जैसे ह्यूमंस, एप्स, इसमें ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं इनमें जो ईस्टर साइकिल कंटिन्यू करता है ये 21 डेज का होता है और हमारे में 28 डेज का होता है, राइट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनमें ईस्टर साइकिल होता है। दीज आर द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कॉल्ड द ईस्टर साइकिल। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल which begins at puberty is called the menopause. Is it right? No, it's not. Because first menstrual cycle जो puberty पे start होती है उसको menopause नहीं menarche बोलते हैं। menarche बोला जाता है। menarche is the first menstrual cycle, right? थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में ये दिया है कि द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात है। whenever there is a lack of menstruation for a continuous period of time, जरूरी नहीं है but it is an indicative of pregnancy in a healthy human. So ये भी सही बात है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है cyclic menstruation extends between menarche and menopause. सही बात है। हर एक मंथ में जो cyclic menstruation होता है वो स्टार्ट होता है menarche में which is the first menstrual cycle. फर्स्ट menstrual cycle को menarche बोलते हैं। जो menopause होता है ये होता है लास्ट और एंड ऑफ menstrual cycle. सो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टार्ट से लेके एंड तक चलता है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया। सो हमारे पास तीन सही सेंटेंसेस हो गए, ए, सी एंड डी। सो ए, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार एनसीईआरटी में रिव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, इट इज कॉल्ड द मेनार्क, ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ 29 to 28 डेज, ठीक है। menstrual cycle basically उसी चीज को बोलते हैं। the cycle of the event starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. यहाँ पे दिया हुआ है that menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. सही बात है। if the sperm and the ovum are not fertilized, menstruation जो होता है that means जो females का endometrium होता है which is prepared for implantation वो lose हो जाता है because obviously implantation नहीं होगा क्योंकि sperm और ova का fertilization नहीं हुआ। तो lack of menstruation can be an indicative of pregnancy. Although pregnancy is not the only reason, it can be also due to stress, poor health and etc. Next आते हैं menopause पे। यहाँ पे लिखा हुआ है menstrual cycle ceases at around the age of 50। मतलब menstrual cycle जो होता है 50 के एज में ऑलमोस्ट बंद हो जाता है more or less, and this is termed as menopause. And last sentence यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि the cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and it extends between the menarche and menopause। मतलब ये menarche और menopause के बीच में एक्सटेंड करता है। तो हमारे ये ऊपर के तीन सेंटेंसेस बिल्कुल सही हो गए, ए, सी और डी है। ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एसर्शन सेंटेंस में ये दिया हुआ है जो नेफ्रॉन्स होता है दे आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बिफोर गोइंग ऑन टू द सेकंड सेंटेंस पहले तो देख लेते हैं कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ किस किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये होते हैं दो तरीके के। नेफ्रॉन्स ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट
द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। सो जो नेफ्रॉन्स होते हैं बेसिकली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कि जक्स्टा का मतलब क्या होता है। जक्स्टा का मतलब होता है जंक्शनल। सो हम देख लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि ये नेफ्रॉन्स होते कौन कौन से। तो सबसे पहले तो जो किडनी होता है कुछ ऐसा दिखता है। सो किडनी में ये हमारे मेडुला हो गए और ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया। दैट मीन्स दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेडुला। इसी का अगर हम थोड़ा सिंपलर सेक्शन देखना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेडुला है वो हमारा नीचे की तरफ है और कॉर्टेक्स जो है ऊपर की तरफ है। सो मान लेते हैं एक नेफ्रॉन का डायग्राम। ये मान लेते हैं एक नेफ्रॉन है, ये फर्स्ट नेफ्रॉन है हमारा। एंड मान लेते हैं एक और टाइप का नेफ्रॉन है जो ऐसा है। सो वी कैन सी हियर दैट ये वाला जो नेफ्रॉन है इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है लूप ऑफ हेनले का, ये लूप ऑफ हेनले होता है राइट, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है कॉर्टेक्स में है, तो इसीलिए इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। दूसरा नेफ्रॉन जो है इसका मैक्सिमम पोर्शन मेडुला में आ रहा है और सिंस ये जंक्शनल है मतलब ये दोनों जगह पे प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्टेक्स से सिर्फ मेडुला पे नहीं, ये जंक्शनल है, इसीलिए इसको जक्स्टा मेडुलरी बोलते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ही होता है। सो यस, मतलब पहला वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन कि वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है या मेडुला में। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। दूसरे सेंटेंस में हमें रीजन दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। सो juxtamedullary nephrons have short loop of Henle whereas cortical nephrons have long loop of Henle। ठीक है, सो ये लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, ये लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तभी ये नीचे तक नहीं पहुंच रहा राइट। बट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जक्स्टामेडुलरी इसलिए क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है तभी ये अंदर तक पहुंचता है मेडुला में राइट। दैट मीन्स ये इसका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हो गया, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। सो इस सेंटेंस पे आता है रीजन पे। ये सेंटेंस ही पूरा गलत है। ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स को शॉर्ट दे रखा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को लार्जर दे रखा है, तो ये गलत हो गया। सो वी कैन से असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। बाकी सारे आंसर तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। इसी को एक बार एनसीईआरटी में रिव्यू कर लेते हैं। एनसीईआरटी में ये देखो, द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन में हमारा मैल्फिजियन कॉर्पसल होता है, पीसीटी होता है और डीसीटी होता है। ठीक है, देख लेते हैं डायग्राम में। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है, एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल है, ग्लोमेरुलस है, ये मिला के मैल्फिजियन कॉर्पसल बनाता है। मैल्फिजियन कॉर्पसल ये मिला के बनाता है। दैट मीन्स ये मैल्फिजियन कॉर्पसल हमारा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पीसीटी ये हमारा पीसीटी हो गया, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। ठीक है, ये भी हमारा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और डीसीटी जो होता है ये भी हमारा कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होता है, मतलब कॉर्टेक्स हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। दूसरा पॉइंट है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है ये डिप करता है मिडुला पे। ये देखो, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, और ये वाला पार्ट बनाता है मेडुला का। कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये बेसिकली बोथ रीजन में प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स में भी होता है और मेडुला में भी होता है जो कलेक्टिंग डक्ट होता है। सो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स बेसिकली लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, जो मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मेजोरिटी होते हैं और जो लिटिल होते हैं वो मेडुलरी या जक्स्टामेडुलरी होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला ओनली इन द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि लिस्ट वन और लिस्ट टू को सबसे मतलब अच्छे से मैच करना है। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि ये चार रीजन्स के काम क्या क्या होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फोविया। सबसे पहले तो फोविया का जो काम होता है वो जो शार्पेस्ट इमेज होता है आईज में वो फोविया देता है। दैट मीन्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो एक लेंस होता है उसका जो शार्पेस्ट विजन होता है, उसका जो शार्पेस्ट इमेज होता है, सॉरी, उसका शार्पेस्ट इमेज फोकस में बनता है राइट। सो वी कैन से दैट फोविया जो है ये फोकस होता है, दैट इज वाई यहाँ पे शार्पेस्ट इमेज बनता है, शार्पेस्ट इमेज यहाँ पे बनता है। दूसरा पॉइंट होता है आइरिस। आइरिस जो है, आइरिस ये वाला पार्ट होता है, ये वाला। लाइट जो है वो रेटिना को एंटर करेगा, मतलब यहाँ से कितना लाइट एंटर करेगा, ये स्पेस कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है आइरिस कितना बड़ा हो रहा है या कितना खुल रहा है या बंद हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एवरीबडी नोज कि
ये वाला रीजन अपना ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट वो वाला रीजन होता है जहां से ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं वो एंट्री मार रही होती हैं या एग्जिट कर रही होती हैं, ठीक है। तो जहां पे ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व है वहां पे रेटिना नहीं है, वहां पे रेटिना नहीं है तो मतलब देयर इज नो रेटिना इन दिस रीजन, सो ब्लाइंड स्पॉट ये हो गया। एंड लास्ट हमें दिया हुआ है स्क्लेरा। जो स्क्लेरा है वो कुछ भी नहीं है, वो दैट इज जस्ट द कनेक्टिव टिश्यू जो आईबॉल को होता है ना, आईबॉल को अपने प्लेस पे रखता है, जो बॉडी टिश्यू से कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, करता है। तो दिस इज द स्क्लेरा। अब मैच करते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले फोबिया जो है, इट इज अ विजिबल पोर्शन अराउंड द आई दैट रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ द पीपल। ये हमने बोला था, ये हमारा आइरिस है। एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आई दैट इज फॉर्म्ड विद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारा स्क्लेरा है। पॉइंट ऑफ ग्रेट विजुअल एक्यूटी और रेजोल्यूशन, मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमारा फोबिया पे होता है। और पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल एंड द फोटोरिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट, मतलब रेटिना इज एब्सेंट, ये हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट। सो हमारा आंसर बन गया A3B1C4 और D2 कि which of the following is not considered, not दिखा हुआ है, considered as the part of the endomembrane system, मतलब इन चारों पांचों ऑप्शंस में से कौन कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं बनाता। सबसे पहले तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही देख लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक तो नाम ही से पता चल रहा है कि ये जो सिस्टम है ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तभी इसका नाम एंडो से चालू हो रहा है, मतलब इनसाइड द सेल प्रेजेंट है। और इसमें ना बहुत बहुत ही डेंस मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही डेंस मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इसमें जो बेसिकली 3 ऑर्गेनल्स मेजरली आते हैं, सबसे पहला तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्जी apparatus, तीसरा होता है वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, जो बेसिकली गोल्जी apparatus से आगे जाते हैं, मतलब ईआर से गोल्जी, गोल्जी से लाइसोसोम्स वैक्यूल्स वगैरह पे वेसिकल्स ट्रांसफर होते हैं। सो इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले तो ये मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। एक साइड से लेट्स टेक अप द ईआर। तो ईआर बेसिकली न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आरईआर होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके बाद एसईआर होता है, और इसी ईआर से जाके फिर गोल्जी बनता है, ठीक है। दिस इज द गोल्जी apparatus, दिस इज द ईआर, दिस इज द ईआर, दैट इज नॉट द ईआर, दिस इज द न्यूक्लियस। मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ये हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है। और आगे गोल्जी से जाके यही जो वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स आइदर वैक्यूल्स बनते हैं जो प्लांट्स में होते हैं या कुछ और ऑर्गेनिजम्स में, और दूसरा लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है जो एनिमल सेल्स में भी बनते हैं। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट ये सारे ऑर्गेनल्स तो हो ही गए। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं बना रहा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं बना रहा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो बना रहा है, और पेरोक्सिसोम भी नहीं बना रहा। तो इसमें हमारा आंसर हो गया बी एंड डी। सो दिस इज द आंसर। सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली बहुत इनके फंक्शंस जो होते हैं कोऑर्डिनेटेड होते हैं, तभी इनको एक सिस्टम में रखा गया है। क्योंकि जो बेसिकल जो प्रोटीन होता है, सबसे पहले हमारे राइबोसोम्स से प्रोटीन बनता है, राइबोसोम्स और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ये जो प्रोटीन होते हैं दे हैव टू अंडरगो फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग। सो ये फोल्डिंग और प्रोसेसिंग ईआर में होता है, फिर गोल्जी में होता है, इनका मॉडिफिकेशन भी होता है, फिर जाके ये वेसिकल्स बनाते हैं जिसमें वैक्यूल्स आते हैं, जिसमें लाइसोसोम्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोटीन कौन सा है, वो किस वेसिकल में, और प्रोटीन कौन सा है। ब्रॉड palm and single palm crease is visible in which of the following diseases या disorders। तो हमें ये बताना है कि ये जो ब्रॉड पाम होता है और जो सिंगल पाम क्रीज होता है वो कौन से डिसऑर्डर में देखा जाता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम XO होता है, मतलब यहाँ पे जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग होता है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लॉस ऑफ फेमिनिनिटी, क्योंकि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो मिसिंग होता है, बाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट नहीं होता। ये बेसिकली स्टेराइल फीमेल्स होती हैं जिनमें डिलेड प्यूबर्टी देखा जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी देखा जाता है, देयर इज फीमेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। दूसरा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज XXY, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब ये नॉर्मल मेल होता अगर इसमें ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता। तो बेसिकली इसमें जो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम होंगे,
ठीक है, मैस्कुलिन कम होंगे, बिल्कुल एब्सेंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है। सो इसमें रिड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन देखा जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कम देखा जाता है। ऑल्सो इनमें इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है, इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो कॉमन। ठीक है, मसल मास भी कम देखा जाता है। ये सारे पार्ट्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम जो है इनको फेमिनिनाइज कर देता है, तो मसल मास भी यहाँ पे कम हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट मीन्स दोनों पेरेंट्स को ये होना होगा फॉर द चाइल्ड टू बी अफेक्टेड, एंड ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं। बेसिकली एनीमिया होता है, फैटीग होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज बेसिकली द ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, मतलब जो 21st क्रोमोसोम है उसका ट्राइजोमी, जहाँ की एक क्रोमोसोम के दो पार्ट्स होने चाहिए, एक मैटरनल और एक पेटर्नल। एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, एक पेटर्नल क्रोमोसोम होता है, दो सेट्स होती हैं, बट ट्राइजोमी में बेसिकली 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड डाउन सिंड्रोम का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फोरहेड, लो आईक्यू, ब्रॉड पाम, सिंगल पाम प्लीज। सो इसमें तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया कि जो डाउन सिंड्रोम होता है उन्हीं में ये फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार इसको एनसीईआरटी में भी रिव्यू कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट बाय द एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 या ट्राइसोमी ऑफ 21 बोलते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम है, जब जिसमें नॉर्मल ह्यूमन में दो प्रेजेंट होता है, एक मदर से आता है एक फादर से आता है। ठीक है, इसमें नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, इसमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी आ जाता है जो सिर्फ 21st क्रोमोसोम होता है। 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो इंडिविजुअल यहाँ पे शॉर्ट स्टैचर्ड होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है, फरोड टंग होता है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, एंड पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, ये नीट में बहुत बार पूछे गए हैं। इनके सारे के इस डाउन सिंड्रोम के स्पेसिफिकली सिम्टम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। सो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a common sexually transmitted disease and is completely curable when detected early and treated properly। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बेसिकली अर्ली ट्रीट करने से क्यूरेबल होता है। क्यूरेबल होता है मतलब ये ठीक हो जाता है अगर इसको अर्ली ट्रीट करो, लेट ट्रीट करो तो शायद ना हो। ठीक है, तो ये करके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन इज नथिंग बट ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ही इसको कॉज करता है, तो मतलब इसका पॉजिटिव एजेंट HIV है या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जो बेसिकली एड्स कॉज करता है या अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है जेनाइटल हर्पीज, दिस इज कॉज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, HSV बोलते हैं या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। इसमें से जो आंसर है वो स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विच इज गोनोरिया। ठीक है, इन सारे डिजीजेस के सिम्टम्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायरेक्टली नीट में आते हैं। सो गोनोरिया जो होता है ये एक ऐसा डिजीज है, इसको अगर हम अर्ली क्योर करें तो ये ट्रीटेबल होता है। हाउएवर बाकी सारे के सारे रेस्ट ऑफ द डिजीजेस आर फेटल इफ वंस एक्वायर्ड। ठीक है, ये सारे के सारे फेटल होते हैं। तो इसको एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है कि इनको STIs बोलते हैं, STDs बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और वेनेरियल डिजीजेस VD बोलते हैं इनको, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जिसमें गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है, जेनाइटल हर्पीज आता है, क्लेमाइडियासिस आता है, जेनाइटल वॉर्ड्स आता है, ट्राइकोमोनियासिस आता है, हेप बी, और recent years में HIV is the leading cause of AIDS, right? Due to the common STIs. So next हमें दिया हुआ है some infections like HIV, hepatitis B can also be transmitted by sharing infected needles, surgical instruments, etc. with infected persons, transfusion of blood, and from infected mother to the fetus. तो except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, ये चीज यहाँ पे सेंटेंस क्लियरली दिया हुआ है कि इन तीनों
इन तीनों डिजीज को छोड़ के जो कि बेसिकली फेटल होते हैं, बाकी सारे के बाकी सारे के सारे जो डिजीजेस हैं दे आर इजीली क्योरेबल, दे आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इफ ट्रीटेड प्रॉपरली। क्वेश्चन 9 में हमें दिया हुआ है, ये भी मैच फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो लेट्स वन लेट्स को मैच करते हैं। सबसे पहले तो वी कैन सी हियर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ये सारा क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो सेल्स दिए हुए हैं एक बार इनके फंक्शंस हम खुद लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेप्टिक सेल्स का। पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेप्टिक सेल्स जो होते हैं स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और ऑब्वियसली ये क्या सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन नहीं सिक्रीट करते हैं, ये पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन होता है वो एक प्रो एंजाइम के फॉर्म में रिलीज होता है विच इज पेप्सिनोजेन, जो बेसिकली HCl के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दूसरा वाला सेल जो होता है दैट इज आर गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं ये सेक्रेट करते हैं म्यूकस, ये भी स्टमक का पार्ट है और ये भी म्यूकस सेक्रेट करते हैं, ये भी स्टमक का पार्ट है। सो म्यूकस सेक्रेट करते हैं मतलब जो वॉल का जो स्टमक का इनर लाइनिंग होता है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। जो स्टमक का इनर लाइनिंग होता है म्यूकस सेक्रेट करके वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज HCl जैसे बहुत हार्श एसिड्स सिक्रीट होते हैं जो हमारे स्टमक के लाइनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अल्सर्स कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स भी स्टमक का ही पार्ट है, ये भी स्टमक का पार्ट है। और ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं बेसिकली रिलीज करते हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में काम करता है। दैट मीन्स विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्टमक में। सो ऑक्जेंटिक सेल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड लास्ट हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स जो हैं ये है लीवर का पार्ट। लिवर एक ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा एंजाइम्स रिलीज करके, ये बाइल बनाता है। दे प्रोड्यूस बाइल। जो हेपेटिक सेल्स होते हैं ये बाइल प्रोड्यूस करते हैं। बाइल इज बेसिकली यूज्ड इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट। इट इज यूज्ड इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स टू फॉर्म माइसेल्स। सो पेप्टिक सेल्स जो होते हैं हमने देखा कि ये पेप्सिन बनाते हैं या प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन बनाते हैं। गॉबलेट सेल्स जो है ये म्यूकस बनाते हैं, स्टमक का पार्ट है। ऑक्जेंटिक सेल्स यहाँ पे HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और हेपेटिक सेल्स जो होता है वो बाइल जूस बनाता है। सो हमारा ऑप्शन A3 ये हो गया, B1 हो गया, C4 एंड D2। सो ऑप्शन 2 भी हमें NCERT में क्लियरली दे रखा है। सो द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स में 3 टाइप के मेजर सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टू नो है। तो ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पार्ट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पार्ट होते हैं जिसमें 3 टाइप के सेल होते हैं। ठीक है, पहला सेल होता है हमारा म्यूकस नेक सेल जो ऑब्वियसली म्यूकस सेक्रेट करता है। दूसरा होता है हमारा पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स को चीफ सेल्स भी बोलते हैं, जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन बनाता है। तीसरा होता है पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, इसको पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं, विच secrete HCl and intrinsic factor for the absorption of vitamin B12. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक असर्शन रीजन। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एंडोमेट्रियम है इट इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन होता है किसके बीच में, ओवा और स्पर्म के बीच में, राइट। इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है मोर्यूला। मोर्यूला जो होता है एक सॉलिड मास ऑफ बॉल होता है जो सेल्स होते हैं। एंड इसके बाद बनता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसील कैविटी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा बेसिकली धीरे धीरे गैस्ट्रुलेशन चालू होता है एंड उसके बाद धीरे धीरे हमारा फीटस बनता है। तो यहाँ पे हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दीज आर द सेल्स जो एक्टोडर्म बनाती हैं। ये सेल्स इनर सेल मास होता है और ये हमारा ब्लास्टोसील कैविटी होता है। इसी को ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं, जिसके
नाम से ये पूरा ब्लास्टोसिस्ट नेम्ड है। ये सारे ये इनर सेल मास है। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बेसिकली इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है जो हमारा यूट्रस बनाता है। यहीं पे आके हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है जो ट्रैक में आके अटैच करता है। उससे पहले ये फेलोपियन ट्यूब्स में होते होते आता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे होते होते आता है। ये वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरे सेंटेंस में हमें दिया हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब अगर ये वाला इवेंट नहीं हुआ तो द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स एंड कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो धीरे धीरे बनता है हमारे प्राइमरी फॉलिकल से। प्राइमरी फॉलिकल में हमारा एग होता है और पैराफॉलिकुलर कुछ सेल्स होती हैं, इनको पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करता है सेकेंडरी फॉलिकल में, जहाँ पे पैराफॉलिकुलर सेल्स बेसिकली और ज़्यादा ग्रो करते हैं और उसको एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पैराफॉलिकुलर सेल्स एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू ग्रो, राइट। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद और भी आगे फॉलिकल्स बनते हैं। उसके बाद फाइनली हमारा मैच्योर फॉलिकल बनता है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद स्टार्ट होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है 14th डे पे। ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है, इसके बाद बनता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इसके बाद बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। बट ये कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम को तभी मेंटेन करेगा ना जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। इफ़ नो फर्टिलाइजेशन देन कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है डी जेनरेट हो जाता है। और डी जनरेट होने का मतलब ये अपना काम नहीं करेगा, मतलब एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं करेगा, मतलब डी जनरेशन के बाद एंडोमेट्रियम भी पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस भी सही दिया हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स एंड कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। ऑल्सो ये दोनों एसर्शन और रीज़न है, तो क्या ये वाला सेंटेंस जो रीज़न है वो इसका एसर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है? इसीलिए बिकॉज हम बीच में डाल देते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को बिकॉज वर्ड से जोड़ के हम जान सकते हैं कि इफ़ द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट बिकॉज in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates that causes the disintegration of endometrium। ऐसा कुछ भी नहीं है। endometrium is necessary for the blastocyst to attach और implantation anyways। अगर ये disintegrate ही हो जाएगा तो फिर blastocyst इस पर अटैच नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट रीज़न अपने में एक सही सेंटेंस है। दैट मीन्स इसका फर्स्ट आंसर सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक बार इसको एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। द ट्रोफोब्लास्ट देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट अगर एंडोमेट्रियम से अटैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है वही अटैच करता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम। सो द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रायो। फिर इम्प्लांटेशन जो बेसिकली होता है इट लीड्स टू प्रेगनेंसी और वो एंडोमेट्रियम में होता है। ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के वाले सेंटेंस पे। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली जब हमारा मिड साइकिल 14th डे पे LH सर्ज होता है तब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करके ओव्यूलेशन कर देता है। मतलब जो एग होता है वो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज़ हो जाता है और वो रिलीज़ हो जाता है तो ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद दिस इज़ फॉलोड बाई ल्यूटियल फेज। मतलब ग्राफिन फॉलिकल जो है एग को रिलीज़ करने के बाद अपने में ही एक ल्यूटियल फेज बनाता है या कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो एंडोमेट्रियम है जहाँ पे एग का अटैचमेंट, जो जाइगोट का अटैचमेंट हो रहा है उसको मेंटेन कर रहा है। तो यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्ट्रॉन इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन। सो ये प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करके इसी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, सो इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड इफ द एंडोमेट्रियम such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum. During pregnancy all the events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation in the absence of fertilization। मतलब अगर fertilization नहीं हुआ
तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है. दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू menstruation and marking a new cycle. So I hope you learnt well. Keep learning.